रहे और इस कोरोना महामारी के समय में माँ भगवती, माँ जानवी, माँ विंध्यवासिनी और माता सरस्वती संपूर्ण जगत का कल्याण करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, एसोसिएट प्रोफेसर, काय चिकित्सा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं। और जरा आप देखिए कि हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर राजकुमार यादव साहब जुड़ गए हैं क्या? डॉक्टर अवनीश जी सर, जी सर, जी सर। हाँ देखिए, नहीं आप हिंदी गीत लगा दीजिए। जी सर, जी सर। हिंदी गीत लगाइए जब तक। अभी जुड़े नहीं हैं सर, अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो। हाँ आप लगाइए, हिंदी गीत लगा दीजिए तब तक, ठीक है जब सर। तक जुड़ते हैं। ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है सर, ऑडियो नहीं आ रहा है? नहीं। आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो उसमें ऑप्शन होता है। जी जी। वो अगर नहीं, ऑडियो यहाँ से ऑन किया हुआ है सर मैंने। नहीं, ऑन किया हुआ है यहाँ से। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन किया हुआ है सर। अच्छा, दोनों ऑन है सर। मैं निवेदन। अच्छा मैं गा दे रहा हूँ, सुनिए। जी हाँ मैं सर। बंद कर दे रहा हूँ, छोड़ दिया, हटा दीजिए जी उसको। सर, बहुत 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 अच्छा सर, बहुत अच्छा। हाँ वो कर दिए। सर प्रारंभ ओम करें। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज इस कार्यक्रम में हिंदी दिवस के समय मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार, जो हिंदी राजभाषा हिंदी एवं आत्मनिर्भर भारत, मेरी माननीय वार्षिक साहब से बात हुई तो मैं चाहता हूं इस विषय में मैंने ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं केवल चंद पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि हिंदी दिवस का कार्यक्रम है तो हिंदी की पद्यबद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत है। अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो, अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो, हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो, हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुबार करो, इस पर तनिक गुमान करो, जिसको अपनी मातृभूमि से अंतः से सम्मान नहीं, जिसको अपनी मातृभूमि से अंत से सम्मान नहीं, अपने संस्कारों पर जिसको है बिल्कुल अभिमान नहीं, चकाचौंध पश्चिम की पाकर भूल गया जो अपना घर, चकाचौंध पश्चिम की पाकर भूल गया जो अपना घर, उसको मन की पावनता पर शिद्दत से विश्वास नहीं, जागो उठो रुको मत तब तक मंजिल का रस पान करो, जागो उठो रुको मत तब तक मंजिल का रस पान करो, अपनी वाणी के वैभव का हिंदी से श्रृंगार करो, अपनी वाणी के वैभव का हिंदी से श्रृंगार करो, अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो, हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो। आगे है कि हिंदी वाणी का आभूषण हिंदी कविता का स्वर है, हिंदी वाणी का आभूषण हिंदी कविता का स्वर है, हिंदी जीवन की काया में प्राणों का पावन घर है, हिंदी जीवन की काया में प्राणों का पावन घर है, मन के पावन उद्गारों को हिंदी हृदय पहुंचाती, जिसके हिंदी मन में बसती उसको फिर किसका डर है, जिसके मन में हिंदी बसती
फिर उसको किसका डर है। आगे ध्यान दीजिए कि मैं काले की कुटिल चाल को समझो फिर प्रतिकार करो। मैं काले की कुटिल चाल को समझो फिर प्रतिकार करो। सकल राष्ट्र यह हिंदी में हो इसको इतना प्यार करो। सकल राष्ट्र यह हिंदी में हो इसको इतना प्यार करो। अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो। हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो। जीवन की चंचल सरिता भी हिंदी की कविता कहती। जीवन की चंचल सरिता भी हिंदी की कविता कहती। उषा की मधुरिम बेला में चिड़ियों का कलरव भरती। उषा की मधुरिम बेला में चिड़ियों का कलरव भरती। सागर की ऊंची लहरों में कितने मधुरिम छंद सजे। सागर की ऊंची लहरों में कितने मधुरिम छंद सजे। आसमान की ऊंचाई भी हिंदी की महिमा कहती। आओ मिलकर भारतवासी हिंदी का गुणगान करो। हिंदी भाषा के प्रकाश से जन जन का यह ज्ञान हरो। अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो। हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो। अग्रिम है कि देश आत्मनिर्भर तब होगा जब हिंदी पूजित होगी। जरा मास्टर जी ध्यान देंगे कि देश आत्मनिर्भर तब होगा जब हिंदी पूजित होगी। और भारत विश्व गुरु फिर होगा जब हिंदी गुंजित होगी। अखिल दरा पर हिंदुस्तान का ज्ञान ध्वजा फहराएगा। बच्चे बच्चे की जुबान पर जब बोली हिंदी होगी। बच्चे बच्चे की जुबान पर जब बोली हिंदी होगी। आगे है कि तुलसी मीरा सूरदास रस खान कबीरा याद करो। तुलसी मीरा सूरदास रस खान कबीरा याद करो। केशव भारतेंदु की रचना से जग में आलोक भरो। अगर राष्ट्र की उन्नति चाहो हिंदी का सम्मान करो। हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो। हिंदी है माथे की बिंदी इस पर तनिक गुमान करो। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत। भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपका ये रचना। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शानदार रचना के लिए। और वाकई आपने माहौल को हिंदी में बना दिया सर, बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकमल यादव सर जी, जो कि विशेष सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। वर्तमान में आप आयुष मिशन के निदेशक हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के आप अधिकारी हैं और आपने इस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। आपने 2011 में स्नातक मद्रास वेटनरी कॉलेज चेन्नई से किया हुआ है और नवंबर 2015 में आपकी प्रथम नियुक्ति एज ए जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मलिहाबाद लखनऊ में हुई। आप सदर एसडीएम लखनऊ भी रह चुके हैं, सीडीओ प्रतापगढ़ रह चुके हैं। ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में हैं और हम स्वागत करेंगे डॉक्टर राजकमल सर का कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि नवीन सर से कृपया आप सर को अनम्यूट कर लीजिए। सर राज के नाम से हैं सर। हमारे बीच में आज एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को आमंत्रित किया है कि ये एक इंस्टीट्यूट है। मैं आपको एक व्यक्ति नहीं समझता, मैं एक आपको संस्थान समझता हूँ। आपकी प्रशासनिक क्षमता के संदर्भ में बहुत कम समय में लोगों के सामने आ गया कि आपने आयुष कवच का निर्माण करके आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश को जो दिशा दी है। मैं आपको नमन करता हूं, आपकी इस प्रतिभा को सम्मान करता हूं। आप एक रिसर्चर की दृष्टि से देखने का आपने जो नजरिया आपने रखा हुआ है, एक रिसर्चर भी है, आप एकेडमिशियन भी हैं और साथ साथ में उत्तर प्रशासक भी हैं और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छे मानवतावादी व्यक्ति हैं। मैंने केवल एक बार निवेदन किया, आपने स्वीकार किया। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आप जैसे महर्षि का स्वागत है। डॉक्टर राजकमल यादव साहब हमारे साथ हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी इस मिशन को बहुत आगे ले जाने के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजकमल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आदरणीय सुभाषिनी जी भाई साहब, हमारे
बीसी साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण जो आज हमारे साथ हैं और एवं सभी प्रतिभागी जो इस विशेष अवसर पर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप सभी से लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर, वर्चुअल मंच पर जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होती रही है। वीसी सर हम लोग के साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं और हम लोग उनकी गाइडेंस में काफी कुछ हम लोगों ने किया है आयुष के लिए। और ये पहला जो एक किसी प्रकार से तकनीक और विज्ञान का जो समावेश है वो इसके माध्यम से हुआ है। मैं आज आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये साझा करना चाहूँगा कि एक सभी लोगों के लिए, सभी जनों के लिए और विशेषकर किसी एक भाषा के लिए अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है जब उस दिवस के लिए, उस भाषा के लिए कोई दिवस मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई और पर्व मेरे संज्ञान में है जहाँ पे हम विश्व इंग्लिश दिवस या विश्व किसी हर तरह का दिवस मनाते हो। तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग सभी चीजों को एक साथ बैठकर मना रहे हैं और इतनी अच्छी गोष्ठी हम लोगों ने आयोजित की है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस भाषा का जो प्रभाव है, इस भाषा की जो सरलता है, इस भाषा की जो सहजता है, इस भाषा का जो एक समाज के अंदर एक जो ठहराव है वो बहुत व्यापक है और इसके प्रभाव से, इसकी मधुरता से किसी प्रकार का कोई इनकार नहीं कह सकता। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही और कहना चाहूंगा कि हम लोगों को देखिए, आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे हम लोग ये कह रहे हो कि हम भाई ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के व्यापकता को किसी भाषा विशेष से जोड़ने की और तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट मेरे हिसाब से दोनों चीजों का समावेश अगर जीवन में रहता है तो वो सारी चीजें बहुत व्यापक रूप से रहती हैं और हमें ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती हैं। और उन्हीं चीजों के बीच में हमें उसका ही प्रयास करना है कि हम अपनी मातृभाषा का, अपनी मूल भाषा का जो आधार है वो अपने जीवन में बनाए रखें, अपने जीवन में उसकी जो समावेशता है उसको बनाए रखें और साथ ही साथ जो एक हमारे विकास के लिए जो चीजें आवश्यक है उनको भी रखें। तो एक अगर एक तालमेल बैठा पाएंगे जीवन में तो बहुत अच्छा रहता है और उस तालमेल से सभी का विकास होता है, सभी की वृद्धि होती है, सभी की का एक, जिसे आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, मिला जुला समावेश जिसे हम कहते हैं, वो सभी लोग उसमें अचीव कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इस प्रकार के आयोजन कर लोगों के प्रति उसकी जागरूकता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तभी हिंदी हम सभी लोगों की बोलचाल की भाषा है और सभी लोग इसमें अपने आप को मैं पारंगत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन विद्वान मानते हैं। लेकिन एक जो भाषा विशेष की जो विद्वानता होती है, मुझे लगता है उसको समाज में प्रेषित करना, उसको समाज में प्रसारित करना और हम लोगों के लिए आवश्यक है। और आप लोगों के इस प्रयास से मुझे लगता है कि हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे और अगर हम लोग ऐसा करने में सफल रहते हैं तो हमारी ऐसी सभी प्रयासों की सफलता इन्हीं चीजों से आखिरी बेहतर होगी। मैं पुनः आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं सभी आयोजक मंडली का, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन का एक तरीके से इसकी नींव रखी और सभी जो हमारे आज के विद्वान हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उन लोगों की बातें सुनने का हम लोगों को मौका दे रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से तोमर साहब का धन्यवाद, हमारे अवनीश जी का धन्यवाद जिन्होंने आमंत्रण एक्सटेंड किया और हम लोग को बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी सर। अवनीश जी, अवनीश जी, हेलो अवनीश जी। हाँ सर मैं म्यूट था सर, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। एक्चुअली वो जोशी सर है ना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी सर। अब आपकी आगे का कार्यवाही जी, तो हम इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं, आपका प्रबोधन प्राप्त होगा आरोग्य भारती के राष्ट्रीय एक स्वागत सभी का हो जाना दीजिए।
जी 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 चलिए। सर, जी सर। इससे पहले कि मैं भाई साहब को सादर आमंत्रित करूं, मैं निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय प्रोफेसर जीएस तोमर सर से कि कृपया आज के कार्यक्रम पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और थोड़ा सा स्वागत उद्बोधन के माध्यम से आज के सभी अतिथियों का और जो भी लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक या ऑनलाइन मीडिया पे देख रहे हैं उन सभी का आभार व्यक्त करें। अभी प्रोफेसर अब जीएस आप तोमर होस्ट सर। हैं, ओके। आपको होस्ट बना दिया है मैंने। जी 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 सर। सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय पाठक जी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय, और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार यादव जी, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव, और साथ साथ में हमारे साथ एक बहुत उत्कृष्ट कवि, लेखक, समाज चिंतक और समाज शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी जी, जो कि आपके गोविंद वल्लभ सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं। मैं सभी इन वासियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमको अनुप्रेरित किया और हिंदी भाषा की इस पवित्र प्रेम को उजागर करते हुए सब लोगों का उत्साहवर्धन करने का कष्ट किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर डीपी आर्य जी, जो कि हमारे महासचिव हैं इस विश्व आयुर्वेद मिशन के, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, और साथ साथ में विभिन्न संस्थानों से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों से हमारे साथ सभी मित्र बंधु जुड़े हुए हैं। आरोग्य भारती के हमारे बहुत से कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, विश्व आयुर्वेद मिशन के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको नमन करता हूं और हिंदी दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, मैं केवल एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने यह विचार रखा कि हिंदी जो है जन जन की भाषा है, तो क्यों ना इसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम स्वीकार करें। ये उन्होंने इच्छा प्रकट की, लेकिन जाति, धर्म, स्थान, क्षेत्र बाद के चलते, राजनीति के चलते ये इसमें सफलता उस समय नहीं मिल पाई। अंत में स्वतंत्रता के बाद में काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के अथक प्रयास से, लंबे संघर्ष के साथ इसका प्रयास किया गया और नतीजा यह हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को कारण क्या था कि इसके लिए सबसे अधिक लंबे समय तक संघर्षरत रहे व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, हिंदी के कर्मठ कवि, उनके लेखक चिंतक, उनका जन्मदिन 50वां था 14 सितंबर 1949 को। तो उनके जन्मदिन के दिन ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ तो जो है राजभाषा नीति भी लागू हुई और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा एवं देवनागरी को लिपि हमारी स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ अनुच्छेद 343(2) में यह व्यवस्था दी गई कि अब से 15 वर्ष तक हम सरकारी कामकाज अंग्रेजी में करते रहेंगे, लेकिन हिंदी को साथ साथ में प्रयोग करते रहेंगे। हिंदी को बढ़ावा मिलेगा, लोग सीख जाएंगे, तो अंत में हम हिंदी पे इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष के बाद, फिर 10 वर्ष के बाद इसका एक आयोग बनाएंगे और आयोग के माध्यम से तय करेंगे कैसे हिंदी भाषा को पूर्णतः हम लोग अन्य भाषाओं से रिप्लेस कर सकें। परंतु अनुच्छेद 334(4) में 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी को हम रिप्लेस नहीं कर पाए और 334(3) में संसद में अधिकार दिया गया कि 1965 के बाद की सरकारी कामकाज को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में किया जाता रहेगा। ये स्थिति बनी रही। साथियों, ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि आज हमारे साथ सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट भी हैं, हमारे वार्ष्णेय साहब की इच्छा थी कि एक टेक्नोक्रेट भी होना चाहिए, एक समाज शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं और हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय जैसे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि करना क्या है, भाषा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का जो लिटरेचर है उसका हिंदीकरण होना चाहिए। तो हिंदीकरण के लिए जो प्रयास हुआ, मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा आयुर्वेद के क्षेत्र में। पंडित दामोदर शर्मा गौड़, जिन्होंने ग्रेज एनाटॉमी जैसी पुस्तक का अभिनव शारीरम के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया और हिंदी में भी अनुवाद उपलब्ध होना है।
उसी प्रकार से डॉक्टर दिनकर गोविंद थट्टे जो लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में हुआ करते थे, हमारे निदेशक भी थे, उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी में अपनी भाषा में, इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। और प्रोफेसर रामहर सिंह जी ने अनेक पुस्तकों का लेखन करके, पंडित प्रोफेसर प्रीवत शर्मा जी ने अनेक पुस्तकों का लेखन किया। तो मेरा कहना यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपने गुरु प्रोफेसर गोरखनाथ चतुर्वेदी के निर्देश पर वैसर्जन नामक पुस्तक को पद्यबद्ध हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि हिंदी के सरल पद्यों में है और विद्यार्थियों के बीच में बड़ी लोकप्रिय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लें कि किसी प्रकार से हम आगे आने वाले जीवन में हिंदी को उत्कृष्ट रूप में स्वीकार करेंगे और कॉम्प्लेक्स मन में नहीं लाएंगे कि हिंदी बोलने से हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं आता। ये गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में लेक्चर दिया हिंदी में, तो आपको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ये चर्चा की जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अतिथियों एवं उपस्थित सहभागियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं हमारे उद्भट विद्वान और बहुत अच्छे समाजसेवी, हमारे सामने चिंतक डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी उपस्थित हैं। अशोक कुमार वार्ष्णेय जी नियमित रूप से हमारे भारतीय संसाधनों को, भारतीय इतिहास को, भारतीय गाथा को, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आरोग्य भारती के मानने से, आरोग्य भारती के माध्यम से अब जन सामान्य में चेतना भर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। मैं भाई साहब का एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहता हूं। कुछ लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं आपसे भाई साहब का संक्षिप्त परिचय कराता हूं। भाई साहब मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैं और आपने 1979 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री एएमयू से पूर्ण किया है। 1986 में आपने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में ही प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया और उसी विश्वविद्यालय में आप 1 वर्ष तक सहायक आचार्य के रूप में भी कार्यरत रहे। इसके बाद आपके अंदर जो समाज सेवा का जो जज्बा है, आपने उसको दिखाते हुए लगातार 1986 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में प्रयाग, लखनऊ, कानपुर में मानव सेवा में लगे रहे। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किए, जिसमें 10 वर्ष आप झारखंड में एवं 5 वर्ष कानपुर में प्रांत प्रचारक के रूप में रहे और 2012 से भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में मानव सेवा में लगे हुए हैं और हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब। धन्यवाद अवनीश जी। इस वेबिनार में उपस्थित इसके संयोजक डॉक्टर जीएस तोमर जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राजकमल यादव जी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी जी, आयुष मिशन के सेक्रेटरी डॉक्टर डीपी आर्य जी, दोनों हमारे टेक्निकल सपोर्टर्स डॉक्टर अवनीश पांडे जी जो सह सचिव हैं काशी आरोग्य प्रांत के, और डॉक्टर नवीन जोशी जी, हमारे कानपुर प्रांत के संरक्षक डॉक्टर सीएल उपाध्याय जी को मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे सुल्तानपुर से डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, ऐसे बहुत सारे, डॉक्टर वंदना पाठक जी भी जुड़ी है लखनऊ से। ऐसे सभी बंधु भग्नीगण, सभी को नमस्कार। डॉक्टर जीएस तोमर जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी कि ऐसे हिंदी दिवस पर, और वो भी सभी पहलुओं से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ, एक आयुर्वेदाचार्य हैं, एक टेक्निकल के जानकार हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक मेरे जैसा एक सामाजिक व्यक्ति भी है, और एक रिसर्च ओरिएंटेड हमारे बद्रीनाथ तिवारी जी भी है। ऐसे सभी का एक बहुत अच्छा पैनल है और अच्छी चर्चा भी इसमें हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर जीएस तोमर जी को। उन्होंने जो स्वरचित हिंदी की बहुत अच्छी कविता सबके सामने प्रस्तुत की, पूरा वायुमंडल ही हिंदी में बना दिया। हिंदी या कोई भी भाषा किसी भी संस्कृति का अंग होती है।
इसको जानने के लिए हमको 3 शब्दों के बारे में स्पष्ट जानकारी करनी पड़ेगी। तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों में अंतर है। देश, राज्य और राष्ट्र। देश में केवल 2 ही चीजें रहे तो भी देश बन जाता है, एक भूमि और उसकी एक भौगोलिक सीमा। 2 ही चीज रही तो भी देश बन जाए। और अगर इसमें उस भूभाग पर रहने वाला एक जन समुदाय हो, वह कुछ कुछ गतिविधि करता रहे, कुछ अपनी व्यवस्था एडॉप्ट कर ले अपने को संचालित करने के लिए, तो वह जन, उसकी अपनी व्यवस्थाएं, वहां का भूभाग और उसकी सीमा रेखा, यह सब मिला करके राज्य को देंगे। लेकिन अगर यही जन समुदाय लंबे समय तक एक ही स्थान पर है, समान शत्रु मित्र के भाव विकसित हो जाए, उनके बीच में समान रीति रिवाज परंपराओं का विकास हो जाए, जीवन मूल्यों का विकास हो जाए, श्रद्धा केंद्र एक जैसे हो जाए, एक भाषा एडॉप्ट कर ले, तो वह उसको हम एक शब्द में बोलते हैं कि उनके बीच में एक संस्कृति का विकास हो गया। यह संस्कृति को विकास होने में हजारों वर्ष लगते हैं। लगातार विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते पुष्पित पल्लवित होती रहती है। लेकिन वैसे उसकी विशेषता भी है कि जैसे विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही जल्दी समाप्त भी नहीं हो सकती है। उसकी जड़ें बहुत गहरी रहती है। भाषा वह उसका एक महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए कोई भी भाषा यह संस्कृति की पहचान होती है, उस राष्ट्र की पहचान होती है। हिंदी हमारे इस हिंदू राष्ट्र की एक पहचान है जो सांस्कृतिक पहलू से जुड़ा। केवल इतना ही नहीं, जैसी भाषा रहेगी वैसा स्वभाव बनेगा। कोई संस्कृत भाषा में बोलने वाले को अगर लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो लगता नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। क्यों? वो भाषा का की सुंदरता ही है। वैसे हिंदी के सामने भी है। हिंदी में जल्दी झगड़ा नहीं कर सकता। अंग्रेजी में होगा तो शायद खड़ी भाषा होने के कारण से थोड़ा आभास होता है। दूसरा, आज लोगों को भ्रम है कि इंग्लिश पूरे विश्व में एक संपर्क भाषा है। नहीं, अकेले इंग्लिश नहीं है। हाँ, इंग्लिश बड़े समुदाय में भी है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है विश्व में, 1/5 भाग है जनसंख्या है जो हिंदी बोलती है या हिंदी से मिलीजुली भाषा बोलती है। मिलीजुली भाषा बोले भोजपुरी, इसको जोड़ लेंगे तो पूरे विश्व का 1/5 भाग जनसंख्या का ऐसा है कि जो हिंदी बोलता है बराबर। और एक पहलू है, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ, अपने देश की। गत वर्ष में केरल में एक स्थान है पालघाट। आरोग्य भारती में ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, उनको हम बोलते हैं आरोग्य मित्र। तो हमारे जो अहिंदी भाषी प्रांत हैं उनका एक प्रशिक्षण वर्ग था जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब राज्यों के थे। अब ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ अहिंदी है, मानी हिंदी नहीं है। गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है। और उस प्रशिक्षण वर्ग का हमारा जब उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा था तो मुझे लगा कि शायद सबको हिंदी समझने में कठिनाई होगी, तो मैंने इंग्लिश में प्रारंभ किया, 2-4 वाक्य बोले। और बाद में मैंने ये जानने के लिए कि कितने लोग उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, फॉलो कर रहे हैं, मैंने हाथ उठवाए तो बहुत कम हाथ उठे। बाद में मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया और 4-6 वाक्य बोलने के बाद फिर पूछा कि हिंदी समझ में आती है क्या? हाँ, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो मेरी धारणा बहुत पुष्ट हो गई कि अहिंदी भाषी प्रांतों में भी हिंदी समझते हैं। मैं पूरे देश में प्रवास करता हूँ, हर राज्य के व्यक्तियों से मिलता हूँ, सभी से वार्ता होती है, तो मेरे अनुभव में आता है कि अगर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति शुद्ध उच्चारण करे, धीमी गति से बोले, तो कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदी भाषा को समझता है। हाँ, हो सकता है कि वह हिंदी न बोल पाए, लेकिन वह हिंदी समझता जरूर है। और अगर हमको उसकी भाषा समझनी है, हम भले ही चाहे हिंदी भाषी है,
उसकी भाषा नहीं जानते, तो भी हमने अपने मस्तिष्क में संस्कृत का पुट रखा, टच रखा, तो हम चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, उड़िया हो, हर भाषा को समझ सकते हैं। वो हमारी बात समझ सकता है, हम उसकी बात समझ सकते हैं। बिना अंग्रेजी का प्रयोग किए हम दोनों पर्याप्त मात्रा में वार्तालाप कर सकते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए हिंदी यह संपर्क भाषा के रूप में काम करती हुई दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, अनुभव में आया है कि जब किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का शिक्षण, अभ्यास मातृभाषा में होता है, मातृभाषा अलग अलग हो सकती है हर एक की, तो किसी भी बच्चे का विकास अपनी मातृभाषा में अधिक होता है। जब हम उसको एक साथ दो भाषाओं से परिचित कराते हैं, तो छोटा बच्चा होने के कारण वह प्रारंभ में निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सी चीज किस भाषा की है, वो हर एक को एक ही भाषा में समझता है। और इसलिए मैं कई बार अभिभावकों को निवेदन करता हूं कि हम अपनी जो मातृभाषा है घर में उसी का प्रयोग करें। मूलभूत चीजों, मूलभूत विषयों को हम मातृभाषा में ही चर्चा करें। घर में जब मातृभाषा का उपयोग होगा तो विकसित होने वाला बच्चा वो धीमे धीमे सारे पहलुओं को समझेगा, बारीकियों को समझेगा, परिणाम स्वरूप उसको समझ में आएगा कि किसके लिए क्या काम करना है, उसका विकास अच्छा होगा। मैं अपने उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी मथुरा जिले में कोसी कला में हुई। वहां पर हिंदी भाषी दोनों विद्यालय थे। हम लोगों ने हाई स्कूल हिंदी माध्यम से पास किया, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे थे, बात अलग है। उसके तुरंत बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए हम, वहाँ एकदम इंग्लिश मीडियम था। तो चूंकि हमने हिंदी भाषा में पढ़ाई कर ली थी, हमारे जो मूलभूत विषय थे, फंडामेंटल्स हमारे बहुत स्पष्ट थे, उसके कारण से अंग्रेजी में लगातार पढ़ने के बाद भी हमारा विकास भी, हमारी समझ भी और हमारी उपलब्धि, परफॉर्मेंस वह भी बहुत अच्छी हुई। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हमने हिंदी में नहीं पढ़ा होता तो शायद क्या हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उपलब्धि कर पाते क्या पहले ही वर्ष में। तो मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखकर अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसकी मातृभाषा का ही आग्रह किया गया है। और एक चौथा पहलू है, कोई भी भाषा एकता का प्रतीक नहीं होती है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है, लेकिन स्थानीय आधार पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति होने के कारण से दूसरी भाषाएं हैं और बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए हिंदी ही चाहिए। हिंदी चाहिए नहीं, हिंदी उपलब्ध है वहां पर। मैं झारखंड में प्रांत विद्यालय था, अभी परिचय कराया अवनीश जी ने, तो जगह जगह की अलग अलग बोली है। मुंडारी है, हो है, संथाली है, खोरठा है, मगही है, सब प्रकार की भाषाएं थी, लेकिन हिंदी सब बोलते, सभी समझते हैं। मैं और दूसरा उदाहरण देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश अपना पूर्वोत्तर का सबसे आगे का प्रांत है, सूर्योदय का राज्य कहलाता है वो। वहां पर 150 बोलियां हैं। कोई भी एक व्यक्ति सबको नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदी सभी बोलते हैं। हिंदी के कारण से सभी जुड़े भी हैं, सभी समझते भी हैं। बाहर से जाने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदी के माध्यम से वार्ता करके अपनी भावों को स्पष्ट भी कर देता है, समझ भी लेता है, समझा भी लेता है, रह भी लेता है। और इसीलिए अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, कहीं भी जाइए हिंदी हर जगह प्रभावी मिलेगी, ये ध्यान रखना। जैसा भी डॉक्टर तोमर जी बता रहे थे कि 14 सितंबर 1949 से को यह भारतीय संसद ने स्वीकार किया कि अपने देश में हिंदी है,
हिंदी दिवस की व्यवस्था शुरू की। समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं और उसी का परिणाम है कि कुछ कुछ स्थानों पर सरकारी तंत्र में भी, शिक्षा में भी और कार्यालयीन व्यवहार में भी हिंदी का उपयोग होने लगा है। पत्र भी हिंदी में आने लगे हैं और जहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों के जो लोक सेवा आयोग हैं, वहां पर भी बहुत बड़े लंबे आंदोलन के बाद अब हिंदी को भी और अन्य भाषाओं को भी परीक्षा के लिए स्वीकार किया गया और जिसके कारण से चयनित होने वाले विद्यार्थी, उनकी गुणवत्ता में भी सुधार आता दिखाई पड़ रहा है। गुणवत्ता अर्थात उनका जो बैकग्राउंड है, माने पृष्ठभूमि है, इतना ही नहीं तो उनकी जो समझ है देश और समाज की संस्कृति के साथ में, वह पहले से अधिक दिखलाई पड़ती है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र हैं प्रशासनिक अधिकारी, पुराने अधिकारियों को भी देखता हूँ, नए को भी देखता हूँ, तो ध्यान में आता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो मातृभाषा से आए हैं वे संस्कृति के अधिक निकट है, समाज के अधिक निकट है, वे अधिक और परिणाम देने में सक्षम होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बार दावा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर नहीं बनाया, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, वो मैंने बताया आपको। सरकारों ने भी प्रयत्न किया है। माननीय अटल जी, अभी जीएस तोमर जी ने चर्चा की, उन्होंने प्रयत्न किया था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने का, वैसे ही सरकारी कार्यालयों से निकलने वाले पत्र उन्होंने तय किया था कि वो हिंदी में निकलेगा और उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी साथ में जाएगी। जो अहिंदी भाषी हैं या देश के बाहर जा रहे हैं उनको भी वस्तुस्थिति की मालूम पड़े, लेकिन मूल कॉपी हिंदी में होगी। उसका पालन आज तक हो रहा है। शायद राजकुमार जी बहुत अच्छी तरह जानकारी दे सकते हो, प्रशासनिक तंत्र है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि वो हो रहा है। सेना के अंदर भी 1982 से एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ हिंदी के लिए। मेरे एक मित्र हैं प्रयागराज के, शायद जीएस तोमर जी ने कभी नाम सुना होगा, डॉक्टर राधा कृष्ण शुक्ल जी, भाषा आश्रम डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हेड थे। उनके बेटे हैं डॉक्टर राकेश शुक्ला, उनको ही इस काम में लगाया गया। जनरल एस वैद्य सेनाध्यक्ष थे, उनके मन में था कैसे भी सेना के कमांड, मोटो, ध्येय वाक्य जिनको हम बोलते हैं, आज्ञाएं, इन सब को हम हिंदी में करें। और उन्होंने हिंदी अधिकारी की पोस्ट क्रिएट की। उसके लिए विज्ञापन निकाला, देश भर से 3 लाख से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए। पोस्ट एक ही थी और जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ वो एमएससी फिजिक्स से था, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी थी, ज्ञान अच्छा था, उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, उसका सिलेक्शन हुआ। और नए भर्ती व्यक्ति को कोई सेनाध्यक्ष बुला ले तो बहुत बड़ी बात होती है, डर भी लगता है। जैसे ही डॉक्टर राकेश शुक्ला को बुलाया, उन्होंने तुरंत कहा कि देखो तुम हिंदी से नहीं हो, फिर भी तुम्हारा और सिलेक्शन हिंदी अधिकारी के लिए हुआ है, कुछ सोच समझ के हुआ है। तुम्हारे लिए एक प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, टास्क है कि हम अपनी सेना में सारे आज्ञाएं और ध्येय वाक्य इनको हिंदी में करना चाहते हैं और आपको ये प्रोजेक्ट करना और ये सुविधा व्यवस्थाएं होगी। उनको सारी समझा दी। वो प्रयागराज लौट करके आए, उन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की, ऐसे ऐसे मुझे बुला दिया, मुझे डर लगने लगा, लेकिन मुझे टास्क दिया है, क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, महाभारत पढ़ो, महाभारत में सभी चिन्ह मिलेंगे, व्यवस्थाएं मिलेंगी, नाम मिलेंगे, आप उनके आधार पर सब निकाल सकते हो। उन्होंने वैसा ही किया और धीमे धीमे करके पहले ही चरण में उन्होंने 84 संशोधन लागू किए और सन 1984 से लेके आज तक वे संशोधन बराबर कार्य व्यवहार में आ रहे हैं। और इसलिए अगर हम सरकारी तंत्र में भी या सेना के तंत्र में भी या और किसी तंत्र में इच्छा करते हैं तो रास्ता अवश्य मिलेगा। आवश्यकता है हम इच्छा करें। अब प्रश्न खड़ा हुआ, और एक पहलू है, हम टेक्निकल पैनल के लोग हैं, शायद हमें जो कुछ लोगों को मालूम होगा, हो सकता न भी मालूम हो। भारत सरकार ने एक आयोग बनाया इसके लिए,
तकनीकी शब्दावली आयोग, उसका काम ही है कि ऐसे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदी में काम करना है, तो कौन सी शब्दावली का प्रयोग करें, क्यों करें, उसका लॉजिक के साथ वो समझाते भी हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं और पुस्तकें भी लिखते हैं। हम भी उनका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं अपने चिकित्सा के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसको कैसे क्रियान्वित करना। क्रियान्वयन पार्ट, ये जो भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जैसे माननीय अटल जी के द्वारा सरकार में प्रयत्न हुआ, सेना में प्रयत्न हुआ, और सरकार में एक प्रयत्न और हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार में, जिस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आग्रह पूर्वक हिंदी को लागू किया। ये ठीक है, दूसरी भाषा उर्दू लेके आए थे, लेकिन वे स्वयं हिंदी के पक्षधर थे, आज भी हैं, और वे हिंदी को चाहते भी। इतना ही नहीं, प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा जितना हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, उनके सहयोगी उतना ही पालन करेंगे, उतना ही वायुमंडल बनाने में सुविधा हो। शिक्षा का माध्यम, वो मूलभूत शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, हमने अगर हिंदी में लेकर के आए, चाहे चिकित्सा की हो, तकनीकी हो, कोई भी अप्लाइड साइंस की हो, तो अवश्य ही हम धीमे धीमे प्रगति करते हुए एक अच्छे सोपान पर ले जा सकते हैं। हिंदी की और एक विशेषता है कि यह सहज है और सरल है। जो लिखा जाता है वही समझा जाता है। उसी सहजता और सरलता का उपयोग हमको क्रियान्वयन में करना पड़ेगा। अगर हमने इस सहजता और सरलता को कठिनता की ओर ले गए, जैसे कई बार कुछ लोग मजाक में एक एक अंग्रेजी शब्द का बहुत बड़ा बड़ा हिंदी अर्थ निकालते हैं, शब्द निकालते हैं, वह उसके साथ मजाक है। मैं ऐसे व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी अज्ञानता को दूसरे पर थोपिए मत। ये उनकी अज्ञानता है, उनको सहज शब्द आता नहीं, और इसीलिए हिंदी को लागू करना है तो सहज और सरल शब्द रहना चाहिए। और एक पहलू है तत्व और व्यवहार। हिंदी में तत्व भी है, हर चीज के बारे में छोटी छोटी जानकारी भी है, उसका अपना तर्क भी है, वह भी सामने रहना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषी क्षेत्र में सारे लोगों ने लोकमान्य तिलक जी के आग्रह पर मराठी और हिंदी में इस तात्विक भाव को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा है। वहीं पर हम स्थानीय आधार पर शब्दों को जोड़ते हुए उसको कई बार बहुत व्यवहारगत ले आते हैं, और इतना व्यवहारगत ले आते हैं कि उसके कारण से वो मूल तत्व ही गायब हो जाता है। और इसीलिए किसी भी विषय को लागू करना है तो आवश्यकता है कि हम उसके तत्वों को भी बना के रखें, व्यवहारिकता को भी बना के रखें, तभी जितना अच्छा तालमेल होगा उतना ही सरलता से, सहजता से, तत्वों के साथ व्यवहारिकता लिए हुए हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, स्वभाव का अंग बना सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, शब्द वो उर्दू का है, लेकिन यहाँ प्रासंगिक है वो कि ऐसे स्वभाव में लाने वाले व्यक्ति जुनूनी होने चाहिए। जुनूनी माने एक अच्छे काम करने के लिए पागलपन। मैं 3 व्यक्तियों के नाम लेता हूं, शायद हमें के नाम सुने होंगे। मैं 3 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, उन्होंने अपनी एमडी की थीसिस हिंदी में लिखी, अनुमति लेके लिखी। एक डॉक्टर मुनीश्वर जी आगरा में, डॉक्टर सूर्यकांत जी लखनऊ में पल्मोनरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड है, और इंदौर में डॉक्टर मनोहर भंडारी है, और भी हो गए। अभी मेरे सामने 3 नाम है। तीनों मेडिकल के विद्यार्थी, तीनों ने अपने अलग अलग समय पर हिंदी में एमडी की थीसिस लिखी। और इतना ही नहीं, उन्होंने लिखने के बाद सबके साथ जब तुलना हुई तो इन तीनों को अपने अपने स्थान पर गोल्ड मेडल भी मिला। और इसी कारण से आज मेडिकल फील्ड में हिंदी की जब बात आती है तो ऐसे व्यक्तियों को खोज करके बुलाते हैं, लोग सम्मानित करते हैं। और मैं एक सूर्यकांत जी की संघर्ष गाथा तो प्रत्यक्ष मेरे सामने देखी हुई है कि एक ही व्यक्ति हिंदी में लिखने की अनुमति देता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वही व्यक्ति एज ए प्रिंसिपल वो अनुमति नहीं देता है। एक ही व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति नहीं थे।
ये तो कहिए मुलायम सिंह की सरकार थी, वो हिंदी के पक्षधर थे। उस समय की सभा के लोग विधानसभा में प्रश्न उठाकर उन प्रिंसिपल को उन्होंने कहा कि आप ये दो काम, एक ही व्यक्ति दो काम नहीं कर सकते, और इसलिए आपको एक निर्णय लीजिए। हिंदी के पक्ष में निर्णय लेना पड़ा। उस विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ऐसे जुनूनी व्यक्ति अगर रहेंगे, अच्छे काम के लिए पागलपन, तो अवश्य ही हम इस हिंदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का एक सार्थक स्वरूप समाज के सामने प्रकट कर सकते हैं। यहाँ जितने श्रोता हैं, अगर उन्होंने ही तय कर लिया कि हमको कुछ ना कुछ काम करना है, तो अवश्य ही हमारा यह कार्यक्रम भी सार्थक होगा। हम भी उस दिशा में योगदान कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इस समय पर इतना ही बोलना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपने सुना कि संपूर्ण देश का हिंदी के स्वरूप का खाका जो आपने खींचा है, वो ऐसे ही नहीं खींचा। आपने वस्तु स्थिति को आपके सामने रखा, अपने प्रत्यक्ष अनुभव को आपके सामने शेयर किया, और जो जुनून की बात आपने की है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ बड़े बड़े विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश तिवारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत के प्राचार्य भी जुड़ चुके हैं। और ऐसे विद्वानों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे अगले वक्ता जो हमारे हैं, मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर विनय पाठक जी, एक बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ, बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे प्रशासक, कि वो निश्चित रूप से अपने जुनूनी क्रियाकलापों के द्वारा इस तकनीकी विद्या में जो हमारे चिकित्सक, हमारे जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, एक नया स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करेंगे। तो मैं जो है माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करने के पूर्व डॉक्टर अवनीश पांडे से कहूंगा कि उनका संक्षिप्त परिचय हम लोगों के सामने हिंदी में प्रस्तुत करें, और उसके बाद में माननीय अपने कुलपति महोदय से, विनय पाठक साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार और आशीर्वाद इस हिंदी दिवस पर हम लोगों को देने का कष्ट करें। डॉक्टर अवनीश पांडे। डॉक्टर अवनीश पांडे जी दिख नहीं रहे हैं सर, तो आप जरा परिचय उनका। परिचय सर मेरे पास आया नहीं है सर। मैं अच्छा ठीक, आप उनको आमंत्रित करिए सर को, आमंत्रित करिए। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय पाठक सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर आप अपने उद्बोधन से आज हिंदी दिवस पर हम सभी को अनुग्रहित करें सर। मैं डॉक्टर वंदना पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरी माध्यम है, और उनके माध्यम से मैं कुलपति महोदय के पास पहुंचा हूं, और उनको भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। और हमारे माननीय कुलपति महोदय बहुत सहृदय, एक विद्वान तो साथ साथ में है ही, साथ साथ में हिंदी भाषा के प्रति आपका अगाध प्रेम है। इसी के चलते आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए मैंने आपसे निवेदन किया, आपने सहज स्वीकार किया। तो आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आपको आपसे निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद इस दिवस पर देने का कष्ट करें। डॉक्टर विनय पाठक जी। आदरणीय अशोक भाई साहब, जितेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने मुझे इतने आग्रह पूर्वक इस कार्यक्रम में बुलाया, आप सभी मनीषीगण, बुद्धिजन, शुद्धिजन, और डॉक्टर वंदना पाठक जी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूं। वैसे भी जब जितेंद्र सिंह जी ने मुझे इस कार्यक्रम का शीर्षक बताया, और उन्होंने बताया कि हम लोग हिंदी राजभाषा और आत्मनिर्भर भारत पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो यह जो शीर्षक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने तुरंत इस पर सहर्ष स्वीकृति दी कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा और कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। मेरी चर्चा केवल मुख्य अतिथि की तरह नहीं है, बल्कि मेरी चर्चा जिज्ञासु की तरह, एक उस व्यक्ति की तरह है जो इसको समझना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत को और हिंदी राजभाषा को, जिसके मन में ये कसक है कि हिंदी हमारी जो भाषा है वह अभी भी हमारे जैसे तकनीकी लोगों की, तोमर जी जैसे व्यक्तियों की, प्रबंधन की, चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, तकनीकी की, प्रौद्योगिकी की भाषा अभी भी इस देश में नहीं बन पाई है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आज मैं 765 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखता हूँ, और मैं ये पाता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो हमेशा जो है हिंदी भाषा के प्रति इतने ज़्यादा रुचि रखते हैं, हिंदी भाषा के प्रति इतनी ज़्यादा गहराई से उसको जिज्ञासा से जानना चाहते हैं,
परंतु हमारे पास आज प्रौद्योगिकी की, इंजीनियरिंग की, प्रबंधन की, मेडिकल की, इनकी पुस्तकें अंग्रेजी में हमें पढ़नी पड़ती हैं और अंग्रेजी के साथ हम रह के उसे दिखाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि यदि हम प्रबंधन को जो है वो जो है हमने हिंदी में नहीं किया या हमने इंजीनियरिंग को हिंदी में नहीं किया, अंग्रेजी में नहीं किया, तो हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। अंग्रेजी एक ग्लोबल और कनेक्ट की भाषा है। मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा है और हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है, उसमें कहीं न कहीं हमने पिछले 50-60 वर्षों में अपने को कमज़ोर महसूस किया है कि हम जो है बिना अंग्रेजी के नहीं चल सकते। और मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत है, वह तो तभी बनेगा जब हम अपनी भाषा में, जब हम अपनी सोच से, अपनी भाषा से और अपनी सोच में हम जो है उसको जो है आत्मसात कर पाएँगे सभी पहलुओं को। आज यदि आप देखें और आपने शायद पढ़ा होगा एक पीपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक थी जिसमें धर्मपाल जी ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भारत का विज्ञान कैसा था, भारत का गणित कैसा था, भारत की मेटलर्जी कैसी थी, भारत का जो ज्ञान था वो कैसा था और वो सभी हमारी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, इन्हीं सब में था। और जिस समय भारत की जीडीपी 24% पूरे विश्व की थी और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, उस समय भारत का वांग्मय, भारत का ज्ञान, भारत की कलाएं, भारत की संस्कृति, भारत की अभियांत्रिकी, भारत की प्रौद्योगिकी, भारत का मेडिकल्स, सभी का सभी जो है वो अपनी ही वांग्मय भाषा में था और अपने ही वांग्मय में और अपने ही भाषा संस्कृत या हिंदी में। और उस समय पे हम लोग जो है वो पूरे विश्व में विश्व गुरु रहे, विश्व को हमने लीड किया, विश्व को हमने नेतृत्व दिया और हम विश्व की एक अगाध शक्ति के रूप में बनकर निकले। इसका ये अर्थ है और यह बात हम बहुत आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो हैं यदि अपनी सोच को सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये हमारी सोच है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले वो पूरी बात अपनी भाषा में ही निकलती है। हम अपनी भाषा, क्योंकि हिंदी है, उसको राजभाषा कह रहे हैं, पर मैं तो उसको राष्ट्रभाषा मानता हूँ। और जो हमारी स्वयं की जो भाषा है, उसी में हमारी सोच है। और हमारी सोच, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं निकाली कि इनोवेशंस और इंक्यूबेशंस, नवोन्मेष के लिए हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं निकाली। और मैंने ये पाया कि जो छात्र नवोन्मेषी, नया इनोवेशंस कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति है, वो सबसे पहले अपनी जो भाषा है, उसी भाषा में वो बोलता है। उसी भाषा में वो अपनी चीजों को उद्घाटित करना चाहता है। वो अपनी उसी भाषा में लोगों तक बांटना चाहता है। और आपको जानकर यह हर्ष होगा कि जो प्रयोग हम सब लोगों ने किया, उस प्रयोग में हम सब लोगों को यह जरूर प्रतीत हुआ कि बिना हिंदी के, बिना अपनी भाषा को जाने हुए हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात नहीं बता सकते। मुझे आज लगता है और आज इस जो हमारा संगोष्ठी हो रही है, जो हमारा विचार विमर्श हो रहा है, जो हमारा विमर्श हो रहा है, उसमें मैं जरूर यह बात रखना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को मिलकर, और ऐसा नहीं है कि आज हमारी संख्या बहुत कम है, आज हमारी संख्या जानने वालों के लिए, हिंदी जानने वालों के लिए काफ़ी है। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि 2 बातें हमें बहुत ज़रूरी हैं जो हमें, एक तो हमें स्वयं में गर्वानुभूति हो कि हम हिंदी हैं, हिंदी जानते हैं और हम हिंदी में ही बात कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि यदि लोग हिंदी जानते हैं
और वहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है जो हिंदी नहीं जानता है, तो मैं हिंदी ही भाषा का प्रयोग करूँ अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, अपने विचारों को उद्धृत करने के लिए मैं हिंदी का ही प्रयोग करूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम बोलचाल की भाषा के साथ-साथ जहाँ पर हमारे जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, अभियांत्रिकी है, मेडिकल है, प्रबंधन है, हम इनमें भी जो एक दूसरे से विमर्श करें, जो एक दूसरे के साथ पठन पाठन करें, और ऐसे बहुत से ग्रंथ आज हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं कि हम उनका हिंदी में लिखें और आज हमें उन्हें हिंदी में उपलब्ध कराएं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में ही अगर आज हमारे बहुत से छात्र जो हैं, बहुत से लोग, हमारे सब लोग जो है उस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो हम जो सभी भाषाएं हैं, हम उन भाषाओं में अपनी हिंदी भाषा को आगे रखें और हिंदी भाषा में ही हम प्रयोग करके हम जो भी अपने को विचार उद्धृत कर रहे हैं या जो भी हम नवोन्मेषी कार्य कर रहे हैं, उसे हम हिंदी में। और मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो पहला पड़ाव है या पहला सोपान है, वो यही है कि हम अपनी भाषा से प्यार करें और हम अपनी भाषा को आगे रखें। मैं सच मानिए कि अगर आप अपनी हिंदी भाषा और राजभाषा के साथ चलेंगे तो भारत का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, या हम लोगों का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो आज मैं ऐसे हिंदी दिवस पे आप सभी लोगों को बधाई देते हुए सभी लोगों से यह एक आग्रह करता हूँ कि हम जिस भी में हों, हम पहले तो हिंदी बोलें, हिंदी पर गर्व महसूस करें। हम जहाँ तक हमारी कोशिश हो, हम हिंदी में ही जो है अपने शोध छात्रों को उद्धृत करें कि आप अपना शोध हिंदी में लिखें। हम जो है नई पुस्तकें या नई जो भी विचार हैं वो हिंदी भाषा में रखें और हम इसी तरीके से जो भी नवोन्मेष हैं उसको जो है वो हिंदी में ही संकलित करने के लिए और प्रसारित करने के लिए कार्य करें। मेरा यह भी आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर यदि अपनी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसके प्रति हम सच्चे सैनिक तभी माने जाएंगे जब हम कुछ बदलाव अगले हिंदी दिवस तक ला पाएंगे। मुझे आज आकर यहाँ पे बहुत खुशी हुई है। तोमर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे इतने मनीषियों के बीच में विमर्श करने का एक मौका मिला है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत हिंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है वो हिंदी के प्रति और हिंदी और आत्मनिर्भर भारत का जो चोली दामन का रिश्ता है उसको हम लोग हमेशा बनाए रखेंगे और जल्दी ही अपनी भाषा के साथ साथ हम जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अनम्यूट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनय पाठक जी। आज लगा आपने कि मैं किसी टेक्नोलॉजिस्ट को नहीं, मैं एक हिंदी के ऐसे विद्वान को सुन रहा था, इनकी शब्द शैली का चयन और आपने जिस कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी जो भूमिका निर्धारित किया और आपने जो पहल किया, मैं उसका समादर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप जैसे मनीषी अगर ये बीड़ा उठा लेंगे तो हमारा देश हिंदी के आत्मसम्मान के साथ निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने के पहले सोपान की तरफ कदम रखेगा। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर के हम लोगों का उत्साह प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनय पाठक जी, माननीय कुलपति APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अब हमारे साथ एक ऐसे वक्ता साथ में जुड़ रहे हैं जो कि जमीन से लेके आसमान तक जहां जहां भारतवर्ष ने ही नहीं संपूर्ण विश्व में हिंदी की पताका को लहराने के लिए जिन क्षेत्रों की जरूरत है उन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए एक ऐसे चिंतक, ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसे समाज विज्ञानी, ऐसे हिंदी के लेखक, ऐसे कवि जिन्होंने किसी भी भारतवर्ष की पत्र पत्रिकाएं आपके लेखों से अछूती नहीं रही हैं
और न केवल लेखों से, आपके क्रांतिकारी विचारों से समय समय पर समाज में विविध परिवर्तनों के साक्षी हैं। और मैं ऐसे विद्वान प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी जी का स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे आग्रह पर उपस्थित हुए। अभी आज ट्विटर पर अशोक चक्रधर जी के साथ साथ में आपका एक कार्यक्रम था, आप उसमें बिजी थे, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने इस कार्यक्रम में सह स्वीकृति प्रदान की। तो मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत समादर के साथ आपको निवेदन करता हूं। और डॉक्टर जोशी जी, आप संक्षिप्त परिचय हमारे अग्रिम वक्ता प्रोफेसर बद्री नारायण जी का प्रस्तुत करें। डॉक्टर जोशी जी। जी नमस्कार। प्रोफेसर बद्री नारायण जन बुद्धिजीवी और समाज विज्ञानी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में समान रूप से सृजनरत हैं। इस समय वे गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के प्रोफेसर और निदेशक हैं। 2015-16 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन में प्रोफेसर रहे हैं। वे येल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, लाइडन यूनिवर्सिटी, द नीदरलैंड, मेसॉन द साइंस, द ला होम, पेरिस में विजिटिंग फेलो रहे हैं और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटीज में ICCR चेयर प्रोफेसर रहे हैं। उन्हें भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला सीनियर फुल ब्राइट और कैम्ब्रिज की स्पर्ट्स फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। मौखिक इतिहास, स्मृति, दलित अध्ययन और पब्लिक स्फीयर, राष्ट्र एवं जनतंत्र में अपनी आवाज तलाश रहे उपेक्षित समुदायों की सांस्कृतिक एवं चुनावी गोलबंदी पर उनका काम न केवल शोधकर्ताओं और छात्रों के बीच समादृत है, बल्कि वह नीति निर्माताओं, सामुदायिक नेताओं और आम जनता के बीच काफी पढ़ा जाता रहा है। वे भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया आदि में उनके जो है वो एक दशक से लिखते रहे हैं। समाचार पत्रों के साथ वे आउटलुक, इंडिया टुडे और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी समाज विज्ञान और जन सरोकार के मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं। 2010 में उन्हें इंडिया टुडे ने उन विद्वानों में शामिल किया था जिन पर भविष्य के समाज विज्ञान का दारोमदार होना था। एक संस्था निर्माता के रूप में बद्री नारायण जी काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में स्थित मानव विकास संग्रहालय के निर्माण में महती भूमिका अदा की है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कई सारे जैसे डॉक्यूमेंट डिसेंट, विमेन हीरोज एंड दलित असर्सन इन नॉर्थ इंडिया, फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफरन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन 2009 में, मेकिंग ऑफ दलित पब्लिक इन नॉर्थ इंडिया 2011 में, फ्रैक्चर टेल्स इन विजिटेबल इन इंडियन डेमोक्रेसी आदि उन्होंने का संपादन किया है। उन्होंने लोक संस्कृति और इतिहास, लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति का गद्य, उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास संपादन और प्रतिरोध की संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण हिंदी पुस्तकों की रचना और संपादन किया है। उनके 2 दर्जन से भी अधिक लेख प्रतिष्ठित जर्नलों में छपे हैं। बद्री नारायण जी अपने अकादमिक रचनात्मकता के दूसरे आत्मिक सिरे पर एक बेहतरीन कवि हैं। सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा और तुमड़ी का शब्द उनके कविता संग्रह हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रेम, करुणा, भाईचारा, अहिंसा के सर्वकालिक मूल्यों को आम जनता की स्मृतियों और मिथकों में तो खोजा ही है, उन्होंने कमजोरों, मजलूमों और पीछे छूट गए समूहों को आवाज दी है। किसी लोक ज्ञानी की सहजता के साथ वे प्रेम कविताओं की रचना करते हैं तो उतनी ही सहजता से दादू, पीपा, धादा, कबीर और रैदास की संगत को कविता में ले आते हैं। तो उन्होंने कविता पाठ के लिए भारत के सभी प्रमुख नगरों के साथ विदेशों में भी उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं। इनकी कविताएं डच, फ्रेंच और उड़िया भाषा में अनुवादित की गई है। प्रोफेसर बद्री नारायण को कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, केदार सम्मान, स्पंदन कृति पुरस्कार, राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार, शमशेर सम्मान और मीरा स्मृति सम्मान से नवाजा गया। तो ऐसे कविवर बद्री नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं बहुत आभारी हूँ तोमर साहब का और नवीन जोशी जी का और इस पूरे टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा एक आयोजन हिंदी दिवस के अवसर पे किया है और इसमें इतने अच्छे और महत्वपूर्ण वक्ताओं को बुलाया और सबके विचार सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, और बातों के सूत्र पहले के जो वक्ता विनय पाठक जी से ही लेता हूँ कि कैसे हिंदी आत्मनिर्भर भारत के लिए
हिंदी भाषा में काम करना कितना जरूरी है। देखिए, आत्मनिर्भर होने का जो सबसे बड़ा जो आधारभूत तत्व है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म सम्मान, आत्म सम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म सम्मान। वो जब तक नहीं आएगा तब तक आत्मनिर्भर होने की चेतना ही नहीं पैदा होगी। और तो वो तब आएगा जब हम अपनी भाषा में लिखेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे। तो ये तीनों का गहरा जुड़ाव है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी अंग्रेजी भाषा को लाके जो हम पे थोपा, उससे उन्होंने हमारी आत्मा में विखंडन पैदा कर दिया। हमारी आत्मा दो भागों में बट गई, यानी हमारी सोच की भाषा, विचार की भाषा एकदम अलग हो गई और हमारी लिखने बोलने की भाषा एकदम अलग हो गई। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के लिए जरूरी है आत्मभाषा, और आत्मभाषा में जब हम लिखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। नहीं तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो स्थिति है वो ये है कि हमारा जो 10% जो अंग्रेजी भाषी हैं वो 90% गैर अंग्रेजी भाषी एक जन समूह है और 10% अंग्रेजी भाषी एक शासक समूह है। आज भी वो एक शासक समूह है। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजी ही आपकी शासन की भाषा है। खास करके आप देखते होंगे बहुत सारे जो सरकारी काम होते हैं, वो हालांकि हिंदी की बात हो रही है और हिंदी में करने की बात हो रही है, लेकिन हिंदी में टिप्पणी लिखने से और नोट लिखने से हिंदी हमारी आत्मसम्मान की भाषा नहीं हो जाएगी, आत्मविश्वास की भाषा नहीं हो जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि हिंदी में हम सोचें, हिंदी में हम सपने देखें, हिंदी में हम कल्पनाएं करें। जब तक हम हिंदी में कल्पनाएं नहीं करेंगे, सपने नहीं देखेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हिंदी में लिखते भी रहेंगे तो भी मन हमारा अंग्रेजी रहेगा। क्योंकि कई बार हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लिखते हिंदी में, वो जो अंग्रेजियत है वो हमारी भाषा तो हिंदी होती है लेकिन उसमें आ जाती है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने मन को हिंदी मन बनाएं। अपने हिंदी मन, जो गांधी जी हिंद स्वराज कहते थे, तो हिंद मन की जरूरत है हमें। जब ये हिंद मन होगा तभी हम अंग्रेजी के जो टॉक्सिकेशन है उससे मुक्त हो पाएंगे। और उससे मुक्त होकर के हम हिंदी में सोचना, विचारना, कल्पना करना, रिसर्च करना, विचार व्यक्त करना, यानी हिंदी बाजार की भाषा तो हो जाए, सबको अच्छा लगता है, हिंदी फिल्म की भाषा तो हो जाए, लेकिन हिंदी विचार की भाषा हो, ये बहुत जरूरी है। हिंदी चिंतन की भाषा हो, बहुत जरूरी है। हिंदी एकेडमिक्स की भाषा हो, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा मन हिंदी हो। और खास करके जो हमारा जो पढ़ा लिखा जो अग्रिम समाज का नेतृत्वकारी वर्ग है, बौद्धिक नेतृत्वकारी वर्ग, वो जब तक हिंदी में सोचेगा नहीं, तब हिंदी में लिखेगा और तब हिंदी मन जैसी चीजें पैदा होंगी और तब हिंदी विचार और हिंदी से तब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो एक बड़ा लैग है, सिर्फ हिंदी बोलने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हिंदी आप बोलते रहिए, अंग्रेजी मन तो अंग्रेजी है ना भीतर से, हिंदी आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप बाजार में हिंदी भी बिक रहा है तो आप हिंदी को भी बेच रहे हैं, हिंदी से भी आप फायदे उठा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम अपने मन को हिंदी करें, ये एक बहुत जरूरी। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी इस समय की देखिए, हिंदी किसी का मारने से तुम नहीं बढ़ेगा। हिंदी सर्वशक्ति, अपने आप में जन शक्ति है हिंदी के साथ, जनता की शक्ति है उसके साथ। लेकिन जनता की शक्ति में जनता शक्तिवान हो तभी उसकी भाषा भी शक्तिवान होती है, और भाषा शक्तिवान हो तो जनता शक्तिवान होती है। तो ये जो जनता है जो अभी सब देखती है, आपने गाना सुना होगा, ये जनता है सब देखती है, ये देखती ही नहीं रहे, ये समाज की निर्णायक तबका बने और तब इसकी भाषा प्रभावी होगी। लेकिन
इसका रोल अभी इतना ज्यादा नहीं है। वोट देने के लिए तो है, लेकिन नीति निर्माण में हिंदी को महत्व देना होगा। हिंदी के विचार की भाषा बननी होगी। और अब हिंदी क्या है? हिंदी जो है वो सिर्फ हिंदी यानी एक जो कहते हैं ना, जो आर्किटाइपल हिंदी नहीं है। हिंदी बहुत सारी या लोक भाषाओं, बहुत सारी बोलियों का मिला जुला पुंज है। तो हिंदी एक तरह से बहुअस्मिता का एक अस्मिता में रूपांतरण है। यानी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, ये सारी जो बोलियां हैं, हम सब उसमें पैदा होते हैं। हमारा जन्म किसी न किसी बुंदेली, बघेली, किसी न किसी लोक भाषा, मैंने हमारी घर की भाषा कोई लोक भाषा रही है। फिर हम जब आगे बढ़े स्कूल में, तो हमने हिंदी को लर्न किया। तो हिंदी लगातार हिंदी तभी जिएगी और प्रभावी होगी जब वो लोक भाषाओं से शब्द लेती रहेगी, लोक भाषाओं से ऊर्जा लेती रहेगी, उससे प्राण तत्व ग्रहण करती रहेगी, और साथ साथ संस्कृत से भी प्राण तत्व ग्रहण करती रहेगी, और जो स्ट्रक्चर ग्रहण करती रहेगी। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर हो और हिंदी में हम लिखें तो उससे हिंदी नहीं बन पाएगा। हिंदी बनाने के लिए जो ढांचा है, वो जो भाषा की ढांचा है, भाषिक ढांचा, उसमें उसको संस्कृत और लोक भाषाओं के साथ संवाद करना होगा। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात है। मैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ, मैं उन नारों से आपको दूर ले जाना चाहता हूँ जहां हम डिजायर तो बहुत करते हैं कि हिंदी हमारी आत्म सम्मान की भाषा बने, हिंदी हमारी आत्म गौरव की भाषा बने, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगा और हिंदी कैसे उसको अचीव करेगी, इस पर मैंने अपनी बातें कही। तीसरी जो बात है वो ये है कि हिंदी में पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ानी होगी हमें। जैसे आपने देखा होगा बंगला में शादियों में, विवाहों में किताबें लोग भेंट करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ तो ये जो किताबों के साथ प्रेम है, आप फ्रेंच में देखिए, आप जर्मन में देखिए, आप विदेशों में जाइए तो आप देखते हैं ट्रेन में लोग चलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। ट्रेन में चलते रहते हैं, वो कुछ कोई और बात नहीं करता, वो अपना कोई ना कोई पढ़ाई करता रहता है, रीडिंग। तो रीडिंग हैबिट हिंदी समाज में जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक, अब अभी क्या हालत है आप समझिए, हिंदी में बड़ा बढ़िया से बढ़िया साहित्य, जो बड़े बड़े प्रकाशन हैं, उनके 1500 2000 से ज्यादा या 5000 से ज्यादा के एडिशंस नहीं होते, उससे ज्यादा किताबें बिकती नहीं है। तो हिंदी में पाठकीयता को बढ़ाना होगा, हिंदी में पढ़ने की रुचि को बनानी होगी, तभी हिंदी हमारी अपनी आत्मसम्मान की भाषा बन पाएगी। और हिंदी जब इन लोक भाषाओं से स्रोत लेगी, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा ज्ञान के स्रोत है, नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज के केंद्र भी हैं। हमारे यहाँ के शब्द, खाना, टेक्नोलॉजी, देशज ज्ञान, जो वैशज्य की जानकारियां, आयुर्वेदिक जानकारियां, तोमर साहब बहुत बेहतर जानते हैं, गाँव में लोक भाषाओं में भरी पड़ी है, उससे भी हिंदी को ग्रहण करना होगा। जब हिंदी ग्रहण करेगी तब हिंदी सिर्फ भाषा नहीं रह जाएगी, डिरूटेड लैंग्वेज नहीं रह जाएगी, बाजार की भाषा नहीं हो जाएगी, हिंदी संस्कृति की भाषा होगी। तो हिंदी को हमारी संस्कृति का भाषा होना होगा, और संस्कृति का मतलब है समाज का ज्ञान कोश, और समाज का ज्ञान कोश का मतलब है समाज के निचले तलों से जुड़ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें बहुत गहराई के साथ हिंदी दिवस पर अपने को हिंदी बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी वो एक हिंदुस्तान बनाना और हिंदुस्तान को हिंदी बनाना एक बड़ी चुनौती है, और ये हमें करना होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, तोमर साहब का, उनकी टीम का, इतना बड़ा अच्छा आयोजन आपने किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शामिल होकर, और आज के दिन मैं हम आप सबको बधाई देते हैं। और एक कहते हैं एक प्रण लेने जैसा है कि कैसे हम अपने को डिटॉक्सिफाई करके हिंदीपन अपने में विकसित करें, और ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बद्री नारायण जी। आपने अपने उन तत्वों को, उन समस्याओं को, उन हर्डल्स को सामने रखा कि किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत में हिंदी की भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। आपके विचार
निश्चित रूप से समयानुकूल हैं और निश्चित हमें अपनी चेतना को जागृत करने के लिए उसी संदर्भ में प्रयास करना चाहिए। पाठकीयता को बढ़ाने के लिए केवल बाजार में उपलब्ध होने बाजारू भाषा न बना करके हिंदी को अपने विचारों में, अपने संकल्प में जागृत करना होगा। आपकी इस भावना का मैं समादर करता हूं और मुझे चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग इस सामूहिक प्रयास करेंगे और संकल्प लेंगे कि इसी दिशा में हम काम करेंगे, जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर हो सके और हमारी हिंदी भाषा का सम्मान निश्चित रूप से जन सामान्य तक पहुंच सके। आज मैं अपने अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी से अनुमति चाहूंगा कि हम हमारे टीचर्स डे के कुछ हमारे टीचर्स को सम्मान देना था, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ टीचर्स के सर्टिफिकेट्स बच गए थे। आपकी अनुमति चाहता हूं कि 5-6 टीचर्स हमारे हैं, उनको हम सम्मान दें। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर डीपी आर्या जी, हमारे जो महासचिव हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे और हम आगे का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। डॉक्टर जोशी जी, आप सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करने का कष्ट करें और प्रतिभागियों को मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने उपस्थित हों। डॉक्टर जोशी जी। जी सर, जी सर। जी अवनीश जी आ गए, चलिए। अवनीश जी आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ ठीक, ओके। अब आपके सामने अजय कुमार पांडे, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनको टीचर्स डे के अवसर पर सम्मान करने का निर्णय लिया गया था। और क्या अजय पांडे जी उपस्थित हैं? आज इनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेक्शन कमेटी है, उपस्थित हैं क्या? उपस्थित हो तो आपको बुलाएं। नेक्स्ट डिस्प्ले करिए। संतोष कुमार, आप बरेली से हैं, एसआरएम आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शरीर रचना में, और आप बहुत अच्छे चिकित्सक शिक्षक हैं, तो आपको भी सम्मान दिया गया था टीचर्स डे के दिन, और आपकी उपस्थिति न होने के कारण ये सम्मान नहीं मिल पाया। तो डॉक्टर संतोष कुमार क्या उपस्थित हैं? संतोष कुमार, नेक्स्ट। अब आपके सामने तीसरे डॉक्टर विपिन मिश्रा, ये मुजफ्फरनगर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में रोग विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा उपलब्ध हैं। संतोष कुमार उपलब्ध है। संतोष कुमार, यस, इनको अनम्यूट करिए संतोष जी को। नवीन जी। जी सर। हाँ, संतोष कुमार को अनम्यूट कर दीजिए। संतोष कुमार। हेलो। कर दिया सर। जी। हाँ हाँ, संतोष कुमार जी आप बोलना चाहें, बोलिए। बोलिए सर। अनम्यूट सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है जोशी बॉस? हाँ, रेस्पेक्टेड थॉमस सर, अशोक वार्ष्णेय सर और नवीन जोशी बॉस। सर, आपके जितने ही प्रोग्राम आज तक हुए हैं सभी जो है बड़े अच्छे रहते हैं, और हिंदी दिवस के अवसर पर आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू सर। विपिन मिश्रा सर, आप अगर हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विपिन मिश्रा सर। डॉक्टर रमेश कांत दुबे सर, अगर आप हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। है नहीं लगता है डॉक्टर अवनीश जी वो। है नहीं डॉक्टर। डॉक्टर शैलेन कुमार जी सर। शैलेन कुमार जी सिंह, जी हाँ जरा। सर। हाँ, आप हाँ कुछ सर। बोलिए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ ना, आप सुनाई पड़ रहा है, बोलिए आप।
जी सर, चलिए हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। सर, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हिंदी दिवस के में आपके द्वारा सम्मान प्राप्त हो रहा है। कोई भी सम्मान गर्व का विषय होता है, लेकिन किसी गुरु के द्वारा अगर किसी शिष्य को सम्मान मिले तो और भी गर्व का विषय बन जाता है। इसके लिए आपका सादर चरण स्पर्श सर कि आपने इस योग्य हमें समझा और आज हिंदी दिवस के रूप में हमें इस शिक्षक दिवस के मतलब सम्मान से नवाजा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी पूरी टीम को सर धन्यवाद सर। अवनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छे तरह से संचालित कर रहे हैं, सबका ध्यान दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर संजय कुमार सिंह हरिद्वार से, डॉक्टर संजय हैं जोशी। अवनीश जी, संजय कुमार सिंह जी अगर आप हो तो अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को। कोई बात नहीं। अच्छा, डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला, डॉक्टर मीनाक्षी, अच्छा मीनाक्षी शुक्ला नहीं है। अच्छा, अब आगे की कार्यवाही के लिए मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर डीपी आर्या जी को आप आमंत्रित करें और वो जो है डीपी आर्या जी हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ में हिंदी के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। अवनीश जी आप आ गए हैं, अब आप करिए आगे। अवनीश जी। हाँ जी, अवनीश जी, डॉक्टर डीपी आर्या जी को आमंत्रित करिए। जी, मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर डीपी आर्या सर से कि कृपया आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर डीपी आर्या सर, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। मैं आज इस कार्यक्रम में जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आप सभी विद्वानों को नमस्कार करता हूं और इस प्रोग्राम में सम्मिलित अन्य भी जो हमारे प्रतिभागी बंधु हैं, विद्वान लोग हैं, सभी का मैं एक तरह से स्वागत करता हूं इस अवसर पर। और विशेष रूप से आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर विनय पाठक जी, जो कुलपति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, उनका विशेष आभारी हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे विद्वान लोगों का समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर जी तोमर साहब के निर्देशन में जो ये कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे जो बैकग्राउंड मिल रही है कि सारे लोग इस वजह से जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में कि इस प्रकार के जो विद्वान लोग इस कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हैं तो सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो बड़ा एक अच्छा उद्बोधन माननीय विजय पाठक जी का रहा, जो कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, और हमें उनका उद्बोधन सुनने को मिला। बड़े अच्छे लोगों की रिपोर्ट आ रही है, तो उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। हमारे आज के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जो कि आरोग्य भारती के संगठन सचिव हैं और विशेष रूप से पूरे देश में विदेश में आरोग्य भारती द्वारा भारतीय संस्कृति के पोषण में जो कार्य किए जा रहे हैं, आयुर्वेद के लिए, हिंदी के लिए, उनके जो कार्यक्रम सारे देश में फैले हुए हैं और हमसे भी उनका विशेष सहयोग पिछले कई प्रोग्रामों में होता रहा है, तो मैं उनका भी विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं इस अवसर पर। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार यादव जी, जो कि आयुष मंत्रालय में उत्तर प्रदेश में विशेष सचिव हैं। इस अवसर पर वो बड़े यंग ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, और जैसा कि उन्होंने आज हमें उद्बोधन दिया, हमें निश्चित आशा है कि उनसे हमें बड़ी आशाएं हैं भविष्य में, निश्चित रूप से वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी जी, जिनका हम उद्बोधन सुनते रहते हैं, उनके लेख पढ़ते रहते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते रहते हैं। इतने अच्छे लेखक, विद्वान, और वहाँ के जो गोविंद पल्लम विश्व संस्थान है, सामाजिक संस्थान, उसके डायरेक्टर हैं। और विशेष रूप से मैं आभार तो उनका इसलिए करना चाहता हूँ कि वो हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के एक तरह से संरक्षक भी हैं।
जब भी हमारे इलाहाबाद में कार्यक्रम होते हैं उनका पूरा वरद हमें मिलता है, उनका पूरे हॉल और जो भी उनका एक तरह से छात्रावास है, हम सभी को कभी दिक्कत नहीं आती है। तो हमें अपने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और विश्व आयुर्वेद मिशन के कार्यक्रम करने में कभी दिक्कत नहीं आई। हम लोग विशेष रूप से उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और इस अवसर पर जो हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी हैं, डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। परंतु लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो कि इसलिए लाई गई थी कि जिससे हमारा गौरव समाप्त हो जाए, हमारा एक तरह से मानसिक चिंतन एक तरह से इंग्लिश के आधार पर हो जाए, तो उसका निश्चित प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर पड़ा। और जो यहाँ की शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय होती थी, जो शिक्षण व्यवस्था वहाँ पर पहले होती थी, वो मैं समझता हूँ समाप्त प्राय हो गई। तो इस प्रकार से भारत आजाद होने के बाद भी 70 साल के बाद भी हमारी जो भारतीय संस्कृति की पोषक राष्ट्रभाषा हिंदी थी, उसको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं इस भारत सरकार की, अब की सरकार को ये एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का स्वरूप उन्होंने बदला और भारतीय भाषा को, हिंदी को प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा और इसको शामिल किया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और निश्चित मैं समझता हूँ कि अब राष्ट्रीय भाषा को सम्मान मिलेगा। अभी भी हम देखते हैं कोर्ट में जाके देखते हैं तो वहाँ पे सारी प्रणाली इंग्लिश में होती है और न्याय लेने वाला वहाँ ठगा सा महसूस करता है। और ऐसे ही मेडिकल और दूसरी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे हमारे माननीय पाठक साहब ने कहा कि टेक्निकल विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित समझते हैं हम कि इससे हम अपने मान सम्मान को बचाएंगे और हमें गर्व होगा कि हिंदी में हम अपनी बातें सोचें। आज भी देश के 90% जैसा आदरणीय पाठक साहब ने कहा कि हम 90% हिंदी भाषी जो हिंदी में सोचते हैं और 10% जो अंग्रेजी सोचने वाले हैं वो हमारे राज कर रहे हैं। हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे ग्रामवासी आज भी उन पे इंग्लिश थोप दी जाती है। तो कितने ही ऐसे विद्वान और जो बनने वाले बच्चे हैं जिनका भविष्य सिर्फ इंग्लिश की वजह से खराब हो जाता है। यदि मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे आज जैसे विद्वान मनीषी लोग हमें उपदेश दिया, इसी प्रकार से वो लोग विद्वान मनीषी बन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी। अब आर्या जी ने अपने मन की जो भावना थी आपके सामने प्रकट की और आज के दिन जिन हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय वार्ष्णेय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा समय हमको दिया और इस आग्रह के साथ कि आज ही नहीं, निरंतर हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्र की चेतना में हम अपने जीवन में अपनी एक एक प्राणवायु का एक एक हिस्सा राष्ट्र की चेतना और राष्ट्र के विकास के लिए मैं समर्पित करता हूँ, ये प्रण लेता हूँ। और सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि हिंदी को राज्य भाषा को सम्मान देने के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति समर्पित भावना से काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी महर्षियों का, सभी सहभागियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। डॉक्टर नवीन चंद जोशी और डॉक्टर अवनीश पांडे जो कि माँ भागीरथी गंगा में नाव में बैठ करके माँ विंध्यवासिनी के चरणों का आशीर्वाद हम सब सहभागियों को दिला रहे हैं, तो आज बहुत बधाई के पात्र हैं और उन्होंने आज इस कार्यक्रम को शुद्ध हिंदी में बना दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके लोकाचार के अनुसार आगे आप शांति मंत्र का पाठ कराएं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा कराएं। अध्यक्ष महोदय से समापन। जी हाँ, डॉक्टर मीनाक्षी उपस्थित है साहब। हेलो जी जी बोलिए मैम, आवाज आ रही है मैम। मीनाक्षी बोलिए।
मीनाक्षी नेटवर्क- शुक्ला हमारे साथ हैं। हाँ बोलिए, आपका सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया गया था। हाँ सर, अत्यावश्यक कार्य से मैंने अभी प्रिंसिपल साहब के रूम में गई थी, इसी बीच में मुझे पता चला कि सर मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसके लिए। चलो, कोई बात नहीं। और आप सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और विशेषतः तोमर सर का जो शिष्य वत्सल प्रेम सदा बना रहता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी की शुभकामनाओं की। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी तोमर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो किसी भी परिस्थिति में, और उनको देख के मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि इस उम्र में भी सर को इतना क्रियान्वयन रहता है उनका, और उनको देख के एक ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर का शिष्य वात्सल्य और गुरुजी का प्रेम सदा बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, हाँ सर। और कोई और है उपस्थित है कोई ना?